आप वो यंग विडोज देखें जो 23-24 साल की बच्ची जिसकी एक बेटा या बेटी है, उसके एक ही मोटिवेटिंग फैक्टर है, मेरा हस्बैंड शहीद हुआ है। वो पेरेंट्स जिनके बुढ़ापे का सहारा एक बेटा होता है, वो कहते हैं कि हमारा और दूसरा बेटा भी हो तो हम वो कौम के लिए दें। ये इस जज्बे को फौज बहुत ख्याल करती है। यकीन करें, हमारी रेजिमेंट में जो शहीद होते हैं, जो उनकी इज्जत, उनकी फैमिली, हर साल यौम शोहदा हम मनाते हैं उस 6 सितंबर को, सबको जहां जहां होते हैं वहां से बुलाया जाता है, उनको मेहमान रखा जाता दे है, डिजर्व इट सर, दे ख्याल डिजर्व इट। किया। बिल्कुल, जो इज्जत तो हम किसी उनको वजह देते हैं से उससे कहीं ज्यादा इज्जत आई बिलीव वो डिजर्व करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। और खास तौर पे वो माएँ इंतहाई अजीम है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ पे डी ट्रैक हुए हम ब्रिगेडियर साहब? हम मैंने देखा कि जो दुश्मन के तज्जियाकार हैं यूट्यूब वगैरह के ऊपर, उन्होंने बाकायदा तौर पर 9 मई को कोट करके कहा कि ये काम तो हम कभी नहीं कर सके पाक फौज के खिलाफ, जो पाकिस्तान के अंदर से होना शुरू हो गया। मैं स्टिल इस चीज़ का जो कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने ये किया भी है। मैं समझता हूँ कि उनसे नादानी में हुआ है, वो कभी सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान की इमलाक को इस तरह से नुकसान पहुंचाए, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है। डी ट्रैक कहाँ पे हुए? वे वी एक्चुअली मेड द मिस्टेक? वाज इट द लीडरशिप? कहीं हमारी टीचिंग्स में कोई कमी रह गई? कहां पे आपको लगा? और ऐसा क्या हम करें कि ये दोबारा से ना हो जो 9 मई को हमने देखा? देखें, ये आपके इमरान खान ने जब फौज नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद 1-1.25 साल के अंदर उन्होंने हर वक्त मीर सादिक, मीर जाफर, फौज न्यूट्रल जानवर होते हैं, जनरल बाजवा, फिर ISI के एक डेकोरेटेड 2 स्टार सर्विंग जनरल के बारे में बातें, फिर एंड में जनरल आसिम मुनीर के बाद में देखिए ही इज रिस्पॉन्सिबल। आहिस्ता आहिस्ता आपने स्लो पॉइजन करके उनका एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया और वो कल्मिनेट हुआ है 9 मई को। और अब हर एक रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एक्सपेक्टेड के इमरान खान के TV पर आएंगे और कहेंगे पर्सनली कि मैं अपॉलॉजी करता हूँ पाकिस्तान के आर्मी से, पाकिस्तान के शोहदा से, उनके लवाहिकीन से, कि इनएडवर्टेंटली भी अगर हमारे से हुआ है तो हमें गलती, और मेरे तमाम जो बच्चे हैं जो उनको भी आप माफ़ कर दें, और वो भी उनको भी आना चाहिए TV के ऊपर, कहें कि हमारे से गलती हुई, आर रियली अशेम्ड ऑफ आवरसेल्फ के जिस तरीके से हमने अपने शोहदा को किया है, जिसकी वजह से आज हम बैठे। देखें, एक बात इमरान याद रखें, मजबूत फौज, बैटल हार्डन और लड़ाका फौज इज अ सिंबल ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। स्ट्रॉन्ग फौज, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। इसने इसको पाकिस्तान को जल किया हुआ सूबों को। यही दुश्मन ने रियलाइज किया हुआ कि किसी तरीके से फौज और अवाम को दूर करो। जो 75 ईयर में नहीं कर सका वो हमने अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल इज अ टाइम। तो मुझे यकीन है कि ये रियलाइजेशन हो गई होगी और अब वक्त है कि हम सब इकट्ठे हों, दुश्मन को बताएंगे तुम्हारे नैरेटिव को हमने डिफीट कर दिया, हमें कोई डिवाइड नहीं कर सकता। फौज और अवाम का साथ होगा तो फौज मजबूत होगी, और दैट मींस यू फाइट एज अ नेशन। ब्रिगेडियर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अब ऑब्वियसली एक नैरेटिव बिल्ड किया गया और उसके बाद ये चीज़ें आई, लेकिन अब एक चीज़ जो लोगों के दिमागों के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाली गई है, इस तरह से हम खुद भी बात करें कि लीडरशिप ने जिस तरह से डायरेक्टली टारगेट किया है, पहले सिर्फ ढके छुपे अल्फाज में बात की जाती थी, फिर बहुत खुल के तनकीद की गई, नामों के साथ की गई। अब उस नैरेटिव को डिम होने में भी अब टाइम लगेगा। ऑब्वियसली एक जनरेशन है जिसके अंदर आपने, जिसके दिमाग के अंदर ये चीज़ें फीड की हैं, अब उनके लिए इस चीज़ को समझना और टाइम के साथ साथ इट विल ऑल्सो रिक्वायर सम टाइम। हाउ डू यू सी दैट? जी बिल्कुल, टाइम तो लगता है, लेकिन जिस तरीके से कौम आज ये डे मना रही है, GHQ में तकरीब हो रही है, एयरफोर्स में, नेवी में, कॉलेजेस में, आपके मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट पूरी कौम दोबारा यकजा हो गई है, अपनी फौज के साथ खड़ी है। फौज इज नथिंग विदाउट द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, और ये हमेशा यही जज्बा है। आप ये देखें ना कि एक कभी जवान जो कश्मीर वहाँ पर पहाड़ों पर बैठा हुआ है और वो दिन रात यही एक है ड्यूटी दे रहा है, अगर उसको पता चले कि आज कौम इकट्ठी है, शोहदा से खड़ी है, तो वो उसका कितना मोराल हाई होगा। वो ये कहेगा यस, अगर मैं भी शहीद होऊंगा तो मेरे लिए भी कौम ये बात करेगी। तो ये बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है, इसलिए इसको हमेशा याद रखें तो मोराल ऑफ ट्रुथ के लिए कि कभी ऐसी दिल आजारी ना करें जिससे वो
ये सोचें कि मैं क्यों अपनी जान ज़ाया कर रहा हूँ। ठीक है। और ये जो टेक्निकलिटीज को बीच में लाया गया है फौज को लाते हुए, खासतौर पर डिफेंस बजट के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, हालांकि आई रिमेंबर के उसमें कोई एक्सटेंशन लास्ट टाइम तो फौज ने ली नहीं, जो डिफेंस बजट है हमारा, फिर जितने चैलेंजेस हमें रहे मुल्क के अंदर या जिस तरह की सूरत हाल है, इफ वी कंपेयर द बजट विद लाइक नंबर ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, अमेरिका या दीगर जो ममालिक हैं, तो उसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से इन पर्टिकुलर इस पे तनकीद की जाती है, सो टेक्निकल एंगल क्या है? ये जो एक फासले का सा माहौल पैदा किया गया है अवाम और फौज के दरमियान, इसको कैसे कम किया जाए? देखें, ये वो लोग हैं जो एनिमी के नैरेटिव पे चलते हैं और इनएडवर्टेंटली दे डोंट रियलाइज क्या करें। इमरान यूनिट सरप्राइज के टोटल बजट का 16% पिछले 4 साल से पाकिस्तान आदमी को मिल रहा है, 1200 अरब रुपया। उस वक्त डॉलर 120 से 130 रुपए का था, आज डॉलर 300 रुपए पे है। सोचें कि एक बार जब आपके इम्पोर्ट करने हैं वेपन एंड इक्विपमेंट, हाउ मच इट इज कॉजिंग ट्रबल। इसलिए आप कहते हैं ना कि जी फौजी फाउंडेशन या आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, अस्करी बैंक, फौजी यूनिट क्यों बना रहे हैं? ये शोहदा की फैमिलीज के लिए, रिटायर्ड ट्रुप्स के लिए, उनके लिए हॉस्पिटल, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी। एक आप हैरान हो गया, शायद आपको नाम पता, मेजर 43 ईयर्स से रिटायर हो जाता है, कर्नल 45 ईयर्स से रिटायर हो जाता है, ब्रिगेडियर 50-51 ईयर्स से रिटायर हो जाता है। आप बताएं, ये वो टाइम है जब उनके बच्चे कॉलेजेस में, बेटियों की शादियों का टाइम होता है, तो दे हैव टू बी रीहेबिलिटेटेड, री-एम्प्लॉयड। इसी तरह ट्रुप्स के लिए जॉब, ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए की जाती है, क्योंकि इस बजट में तो आपका सिर्फ वेपन इक्विपमेंट भी नहीं आ सकता, वो तो टॉक अबाउट सैलरी। इसलिए ये चीजें की जाती हैं और ये बजट सोच नहीं सकते फौज इस वक्त कितने कंस्ट्रेंट में। हमने ट्रेनिंग एक्सरसाइज कट शॉर्ट कर दी हैं, हमने विजिट्स कम कर दिए हैं, फॉरेन कोर्सेज कम कर दिए हैं इसी वजह से। लेकिन ऑपरेशन रेडीनेस और ट्रेनिंग के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज हमने 27 फरवरी 2019 को इंडिया को बता दिया हाउ मच वी आर वेल प्रिपेयर्ड, नेवर एवर एनिमी विल मेक एनी मिसएडवांटेज। इसी तरह उसका हाल किया जाएगा। ठीक। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल इसमें है, वो भी मैं पूछना चाहता हूँ, जो कि हम बात करें और हमें इन सवालों का जवाब लेके आगे चलना पड़ेगा, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इन्फॉर्मेशन का दौर है, हम चीज़ों से कतई ताल्लुक करके नहीं चल सकते। इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिछले कुछ अरसे में देखा कि पाक फौज का जो इदारा है ISPR, वो बहुत इंटरेक्टिव रहा, बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, और बार बार हमने देखा जो समहाउ, मुझे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस होल डिफेंस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, मुझे लगता है कि शायद इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंस जनरल आसिम हैज टेकन ओवर, उसके बाद हमने देखा है कि उसमें कमी आई है, और जो मेजर जनरल शरीफ है, उन्होंने आई थिंक जस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं, और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट ISPR की तरफ से आई है। आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज यू बी ऑन मीडिया, ये कितना ज़रूरी है फौज का फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करना विद द पीपल, या आपको लगता है कि नहीं, जितना कम हो उतना बेहतर है? इसको कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में जब फौज ने ये ज़्यादा पॉलिटिकल कहा और पहले बहुत ज़्यादा मीडिया आ रहा था इसी में ISPR में, दैट्स व्हाई जनरल आसिम ने आके कहा कि इसको लो प्रोफाइल पे करें, लेट्स प्रूव आवरसेल्फ विद ऑपरेशन रेडीनेस, ऑपरेशन सक्सेसेस के साथ जो हम कर रहे हैं वो करें। फिर वही बात की जी हर वक्त मीडिया में है, आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। दैट वाज द पर्पस कि इसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया, लेकिन उसके साथ अपनी कौम को हर वक्त आगाह रखते हैं। कोई ऐसी बात होगी जो इंडिया में, कश्मीर में होती है या टेररिज्म में होती है, देन स्टेटमेंट आ जाती है, बता दिया जाता है, देन देयर ऑफिसर्स टू प्रोटेक्ट इट। सो दैट वाज द ओनली पर्पस। लेकिन जब जिस तरह आपने देखा 27 फरवरी 2019 को किस तरीके से ISPR ने एक एक लम्हा अपनी कौम को बताया कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट डे, यहाँ तक कह दिया। और ये इंडियन ने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान का ISPR ने आधी बैटल हमें हमारी इस बात पे जीती कि उन्होंने कौम को जेल करके रखा, बताया व्हाट इज हैपनिंग, और उसके बाद वही कुछ और सच बोला, सच के सिवा कुछ भी नहीं। एंड आई रिमेंबर कि जब तक ये पॉलिटिकल रिजीम चेंज नहीं हुआ था उस वक्त अवाम की राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी, एंड देन व्हेन दे वर पॉइजन्ड, तो फिर उसके बाद इस तरह के ख्यालात सामने आना शुरू हुए। भाई साहब, इन दी एंड एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि आज हम न सिर्फ उन शहीदों के एहसानों की बात कर सकते हैं, बदला तो हमने क्या चुकाना है, और दूसरी जानब ये भी है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है। आप कुछ भी इस हवाले से कहना चाहें विद दैट, ख़ास तौर पर जैसे अमला ने
आजकल की यूथ के बारे में बात की थी कि जिस तरीके से उनके जहन में कुछ बातें ऐसी डाली गई हैं जिससे शायद वो थोड़ा मिसलीड हुए हैं। आप कुछ भी कहना चाहें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज के दिन के हवाले से? देखें, सबसे बड़ी बात है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और यही ऑफिसर्स यंग बच्चों ने कल फौज में आना है। आपने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने पॉलिटिशियन बनना है। रिमेंबर, जिस मुल्क में आपकी अपनी फौज नहीं होती उस मुल्क में दुश्मन की फौज होती है। आप इराक देख लें, सीरिया देख लें, लीबिया देख लें, कैसे कैसे प्लान फौज कमजोर थी, अवाम का ट्रस्ट नहीं था, तो ये हो गया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पाकिस्तान की सालमियत और बका की ज़ामिन है। आप आज जिस तरफ आराम से सो रहे हैं, यकीन करें कितने लोग फौजी वो सारी रात जागते हैं, इसीलिए कि हमारे दुश्मन की, हमारे मुल्क की तरफ खुद में बुरी नज़र से ना देख सके। इसलिए रिमेंबर कि पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े रही हैं, कभी आपको वो लेट डाउन ना किया है ना करेंगे। वी नीड योर सपोर्ट ऑल द टाइम। पाकिस्तान आर्मी विदाउट यू इज नथिंग। नो डाउट, नो डाउट। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और ये तो महज 10 मिनट की बात नहीं है। हम जानते हैं कि जब किसी एक घर में कोई एक शहादत होती है तो फिर उसके बाद उस फैमिली का क्या हाल होता है, वो फैमिली किस कर्ब से गुजरती है। और शायद हमारे लिए तो एक टिकर से ज़्यादा कुछ नहीं होता कि फ़लाँ जगह पे दहशतगर्दों का हमला और 4 सिपाही शहीद या 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, लेकिन वो 4 ख़ानदानों का मामला होता है, वो उनके कई बच्चों का मामला होता है, वो पूरी नस्ल सफ़र करती है। उससे हमें इदराक करना चाहिए, हमें उनकी कुर्बानियों को हवा में नहीं उड़ाना चाहिए, हमें एहसास करना चाहिए। और इसके साथ साथ चंद अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर या हम टीवी के ऊपर मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ का नाम सुनते हैं, उन पर तनकीद सुनते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा इदारा या पूरी फ़ौज को आप इस तरह से अच्छे बुरे लोग हर इदारे में बिल्कुल हर इदारे में होते हैं, तो उसमें आप पूरे फौज या पूरे इदारे को उस तरह से बदनाम नहीं कर सकते। उनके खिलाफ जो भी आपके जहनों में चीज़ें, मिसकंसेप्शंस हैं, उनको क्लियर रखें, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आप रात को चैन की नींद सोते हैं। और कितनी माएँ हैं, कितनी बीवियाँ हैं, कितनी बेटियाँ हैं जिन्होंने वतन के लिए अपने घर में जवान बच्चों को बॉर्डर के ऊपर भेजा है, जंगों में भेजा है, और उनकी शहादत की वजह उनकी ज़िंदगियों में कितने चेंजेस आए हैं ये शायद वही जानते हैं, या वो किस तरह से सफ़र करते हैं, हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप सोचिए, अब ये सारे नौजवान हैं, ये कप्तान, ये 22, 23, 24 साल के नौजवान कैप्टन ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट्स हैं। इमेजिन अबाउट देयर मदर कि जब उनकी माँ ने ये देखा कि मेरे बेटे की, शहीद बेटे की तस्वीर की बेहुरमती हो रही है, या कैप्टन कर्नल शेर खान की वालदा ने जब ये देखा होगा अगर वो हयात हैं, तो क्या गुजरी होगी उन पर। हमें एहसास करना है, वी हैव टू पे अ ट्रिब्यूट टू हमारे जितने भी शोहदा हैं उन सबको। इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस लिंक करते हैं हमारे साथ। मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शोहदा के मनाजिर देख रहे हैं, जहाँ पे यौम तकरीम शोहदा की मरकजी तकरीब, इसका एहतमाम किया गया है। मैं कोहे तूर पर क्यों कर सफर तमाम करूं, मैं जब भी चाहूं कलीमी बनूं, कलाम करूं। मुझे न ज़र्बे कलीमी न शौके बेजाई, मैं तेरे नाम से ज़र्बो शिफा का काम करूं। तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करेंगे कैप्टन मोहम्मद बिलाल सादिक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन लैसा लिल-इंसानी इल्ला मा सआ, वअन्न सअयहु
سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। और ये कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी उसने कोशिश की, और उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी और उसका पूरा बदला उसे दिया जाएगा। और आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है। उसी ने हंसाया, उसी ने रुलाया, उसी ने मौत दी, उसी ने जिंदगी बख्शी और उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान। आज यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान भरपूर मिली जज्बे से पूरे मुल्क में निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये शोहदाए वतन को याद रखने और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश ना करने के अज़म को दोहराने का दिन है। इनके लवाहिकीन को ये हौसला देने का दिन है कि हम अपने शोहदा को हरगिज नहीं भूले। बिलाशुबा शोहदा की फर्ज शनासी और अजीम कुर्बानियों के तुफैल हम एक आज़ाद फिजा में जिंदगी बसर कर रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां और गाजियों की खिदमत हमारा कीमती असासा और सरमाया इफ्तिखार हैं। वतन के शोहदा पे नाज हमको, ये नाज हमको सदा रहेगा। लहू से सींचा है सारा गुलशन, ये सारा गुलशन खिला रहेगा। ये कह के सीनों पे जख्म खाए, जरा भी इस पर ना आंच आए। ये जान जाती है चाहे जाए, वतन हमारा बचा रहेगा। अजियतों को मुसीबतों को गले लगाकर पयाम दे दो। ये राहे हक है यहां पे हर सू, वतन से अहदे वफा रहेगा। गले लगाकर गिले मिटाकर बुलंदियों पर कदम जमाकर, फलक के ऊपर हमारे परचम का चांद तारा सजा रहेगा। खुदा की जानिब से रिस्क हासिल, रज़ाए खालिक के हैं जो हामिल। मकाम इश्के जुनू में उनका निगाह रब में बना रहेगा।
अब मैं आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज मिलिट्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज की जानिब तशरीफ ले जाएं। ख़वातीनो हज़रात, अब कौमी तराना होगा। आप सबसे गुजारिश है कि एहतरामन अपनी नशिस्त से खड़े हो जाएं और बावर्दी ख़वातीनो हज़रात सलूट करें। अब मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज मिलिट्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इल्तिमास करता हूं कि वो शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करें। ऐ वतन, है आरज़ू के ज़ीस्त में तेरे किसी काम आ सकूं, तू एक बार पुकारे और मैं 100 बार आ सकूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। या अल्लाह,
अफवाज पाकिस्तान के शुहदा की शहादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा, इनके दर्जात बुलंद फरमा और जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमा। जो वादे और बशारतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक में बयान फरमाई हैं, उन सब से इन्हें सरफराज फरमा। इनकी कुर्बानियों की बदौलत अर्ज़ पाक को हर किस्म के फितने और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। या अल्लाह, वतन अजीज़ को इस्तेहकाम नसीब फरमा और हर मैदान में कामयाबी और कामरानी से हमकनार फरमा। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब शोहदाए पाकिस्तान को सलामी पेश की जाएगी। शोहदा गार्ड का शोहदाए पाकिस्तान को सलामी का पुरजोश और वालेहाना अंदाज। शेर दिल पासबानों की ताजीम का, उस लहू के अदब और तहरीम का आज दिन है शहीदों की तकरीम का। जिनकी आंखों के तारे ये जांबाज थे, उनमें इज्जत और मोहब्बत की तकसीम का आज दिन है शहीदों की तकरीम का। अब मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान में सबसे पहले इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस अकबर नासिर खान से गुजारिश करता हूं कि वो यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएं। शोहदा कौम के हीरो हैं, उनका तकद्दुस और एहतराम कौम के हर फर्द पर फर्ज है। मेजर जनरल अनीकुर रहमान, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स।
याद फरमाने कायद हमेशा रहे, इत्तेहादो यकीन और तंजीम का। आज दिन है शहीदों की तकरीम का। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खुरम अली। पाकिस्तान अपने से मुंसलिक तमाम अफराद और उनके लवाहिकीन को हमेशा याद रखती हैं, और हमारा ये रिश्ता बतौर ख़ानदान काबिल फ़ख्र और फ़कीदुल मिसाल है। अब मैं शहदा के अहले खाना और तुलबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यादगार शहदा पर आकर फूल रखें और मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार करें। वतन के इन सरफरोशों का धरती से वादा है कि मेरे जीते जी तेरे शहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरा नैन कवल मुरझाए क्यों, तेरे सर से आंचल ढलके क्यों। सर रख देंगे हर पत्थर पर, जान रख देंगे हर डाली पर। हम आंच न आने देंगे इस वतन की खुशक बाली पर। ऐ मेरे दयारे वफाओ यकीन, आजाद सदा खुशहाल सदा। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज की तकरीब की खास बात यह है कि इन तुलबा में शामिल 11 होनहार बच्चे शुहदा के हैं। बिलाशुबा असातिज़ा हमारी आने वाली नस्लों के मेमार हैं और तुलबा हमारा रोशन मुस्तकबिल। पूरी कौम असातिज़ा और तुलबा की गिरां कदर काविशों पर नाज़ां है। हवाए गरम रुकेगी यकीन तब भी था, बगौले थमके रहेंगे यकीन अब भी है। ये ख्वाबे अर्ज़े वतन दिलनशी कल भी था, ये सरजमीने वतन दिलनशी अब भी है। अब मैं सीनियर वेटरन्स से गुजारिश करता हूं कि वो यादगार शोहदा पर आकर फूलों की चादर चढ़ाएं। सबसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड, निशान इम्तियाज मिलिट्री।
जनरल नदीम रजा, रिटायर्ड, निशान इम्तियाज मिलिट्री। जिस्म जां का हुस्न जिनकी हर जाविया, एक दरख्शां निशां हुस्ने तकवीम का, आज दिन है शहीदों की तकरीम का। ख़वातीन और हज़रात, अफ़वाज पाकिस्तान की तारीख शुजाअत व बहादुरी की रोशन तारीख है। अजीम मार्कों की तारीख, कामरानियों की तारीख, शहादतों की अज़मतों की तारीख है। 1965 की पाक भारत जंग हो या 1971 में मशरकी पाकिस्तान में दिफाए वतन का मार्का, वतन के खिलाफ दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो या नागहानी आफात के दौरान अवाम की खिदमत, अफवाज पाकिस्तान के जर्री जवान हमेशा सफ़े अव्वल में रहे हैं। इन जवां मर्दों की शुजाअत की ये दास्तानें साबिक मशरकी पाकिस्तान से रहीम यार खान तक, खोखरा पार से सियालकोट और कश्मीर तक, शाहराए कराक्रम से बलोचिस्तान के पहाड़ों तक, सिंध के रेगजारों से सियाचिन के बर्फजारों तक सुनहरी हरूफ और अल्फाज में लिखी गई हैं। अब मैं सिविल सोसाइटी से दरख्वास्त करता हूं कि वो यादगारे शोहदा पर आकर फूलों की चादर चढ़ाएं। सबसे पहले कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा और कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मेंगल। मेजर जनरल कमरुन्निसा हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और मोहतरमा इशरत फातिमा। जनाब अंसार बर्नी और एम्बेसडर सुहेल अहमद।
अपनी आज़ादियों की ज़मानत हैं जो ऐसे जज्बों की अफाम तफहीम का। आज दिन है शहीदों की तकरीम का। मौलाना खबीर आजाद और मुफ्ती मुनीबुर रहमान। ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فبرحمتك يا أرحم الراحمين. लुटे पुटे सही लेकिन थे बाज़मीर सभी, सो ख्वाबे जां हुए शर्मिंदे ताबीर सभी। कहीं ना गर्ज के डेरे ना हिर्स की हिद्दत, जुड़ी थी शाख तमन्ना से फर्ज की शिद्दत। नई उमंग थी ताजा थे वलवले सबके, खुले थे चश्मे फलक पे यूं हौसले सबके। मौलाना यासीन जफर और अल्लामा आरिफ वाहिदी।
जिनकी तशना लिबी पर अताए खुदा, जिनकी तशना लबी पर अताए खुदा, जामे कौसर का सागरो तस्नीम का। आज दिन है शहीदों की तकरीम का। सिविल सोसाइटी हर दौर में पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना रही और जानी और माली कुर्बानी से दरेग नहीं किया। 9 मई का सानहा कौमी तारीख का स्याह तरीन बाब है। इन वाकयात के बाद पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह अपनी अफवाज से मोहब्बत और शुहदा से अकीदत का इजहार किया है, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज और अवाम के मजबूत रिश्ते में दरार डालने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। ख़वातीनो हज़रात, अपने लवाहिकीन की मोहब्बत दिल में लिए जब वतन के ये फर्ज शनास बेटे अपनी धरती माह की हिफाजत के लिए सरहद पर पहरा देते हैं, तो ये इनके वालिदैन का अता करदा जज्बा ही होता है कि वो मौत की आंखों में आंखें डालकर लम्हा ब लम्हा हर खतरे से नबर्द आजमा होते हैं और बवक्ते जरूरत अपनी जान तक इस धरती पर वार देते हैं। पूरी कौम आपकी इस लाजवाल कुर्बानी और आपके हौसले को सलाम पेश करती है। यकीनन शुहदा पाकिस्तान का फख्र और अफवाज पाकिस्तान के माथे का झूमर हैं। ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ ही यौम तकरीम शुहदा की ये पुरवकार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। ये फैसला है वतन को बचा के दम लेंगे, नए दिए नई शमें जला के दम लेंगे। ये फैसला है कि मेहनत से मुंह न मोड़ेंगे, ये फैसला है कि राहे अमल न छोड़ेंगे। कसम खुदा की ये पैमान हम न तोड़ेंगे, अब इस जमीन को जंग बना के दम लेंगे। ये फैसला है वतन को बचा के दम लेंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हम आपकी तशरीफ आवरी के बेहद शुक्रगुजार हैं। यादगार शुहदा GHQ रावलपिंडी से अलविदा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। एराए हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, कौम की सभी माएँ बहनें, हम सब लोग आपको सलाम पेश करते हैं। ये तकरीब पुरवकार तकरीब यौम शहदा के हवाले से, यौम तकरीम शहदा के हवाले से आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे थे। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के बाद आकर यादगार शहदा पे फूल चढ़ाए। बाकायदा तौर पर इस तकरीब का आगाज़ किया गया और उसके बाद जो दीगर शख्सियात थी, जिसमें अस्करी शख्सियात शामिल थी, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, जिसमें कौमी हीरोज़ शामिल थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शामिल थे, उन्होंने आकर भी अपने अपने जो कम्यूनिटीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी की और यौम शहदा के, यौम तकरीम शहदा के मौके पर इस यादगार पर आकर फूल चढ़ाए। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं। आज का दिन तमाम शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, उस जज्बे को ताज़ा करने के लिए मनाया जा रहा है, जिसके तहत हम इस बात पर यकीन करते हैं कि कौम की जो ज़िंदगी है वो शहीद की मौत के बाद शुरू होती है, यानी कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और कुरान करीम में बाकायदा तौर पर शहदा के हवाले से ये कहा गया है कि उन्हें मुर्दा न कहो, वो ज़िंदा है लेकिन तुम्हें ख़बर नहीं। तो हम बिलीव करते हैं, हमारा यकीन है कि जिन शहदा का हम जिक्र कर रहे हैं वो यकीनन आज विटनेस हैं इस तकरीब के भी और हमारे उन जज्बों की भी, जो कि हम उनकी सूरत में गोशगुजार करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीब का अहवाल आपने देखा। हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप एक्सप्रेस देख रहे हैं और इससे पहले हमने यौम तकरीम शहदा पे ही बात की थी और अब थोड़ा सा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इस पर हम बात कर लें। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी मुश्किलात है, बल्कि काफ़ी मुश्किलात हैं। 9 मई के वाक़यात का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही और PTI की जो इमारत है वो थरथरा रही है। आम सतून एक एक करके गिरना शुरू हो चुके हैं। पहले शीरी मज़ारी साहिबा ने पार्टी छोड़ी, दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के जो सीनियर नायब सदर हैं और तर्जुमान हैं फवाद चौधरी, उन्होंने भी PTI को खैराबाद कह दिया और इमरान खान साहब से लातालुकी का भी इज़हार कर दिया। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ी। यस, जबकि असद उमर साहब जो पार्टी के साथ बहुत वन ऑफ द पायनियर्स थे, उन्होंने भी पार्टी के तमाम ओहदे छोड़ दी हैं। सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी की रुकनियत से भी उन्होंने इस्तीफे दे दिए, लेकिन उन्होंने PTI से राहें जुदा नहीं की। बज़ाहिर ये लग रहा है और ये तासर भी सामने आ रहा है कि जो गिरफ्तार PTI रहनुमाएं उनकी रिहाई
पार्टी और इमरान खान से लाताल्लुकी से मशरूत है, क्योंकि जो भी रहनुमा रहा होता है बाद में वो तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर देता है। और जिना हाउस पर हमले से मुतल्लिक तहकीकात पर भी मजीद अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। असद उमर साहब के केस में तो कल कोर्ट ने भी ये कहा कि आप अगर चाहते हैं कि दोबारा ना पकड़ा जाए तो शायद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। इस वक्त जनाब ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले हसास तनसीबात पर हमलों का मंसूबा 8 मई को जमान पार्क में तैयार किया गया। टेक्निकल तज्ज़िया और जियो फेंसिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उसके राबितों से मुताल्लिक होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि PTI क़यादत की 6 अहम शख्सियात और शरपसंदों के दरमियान राब्तों का सबूत और रिकॉर्ड मिल गया है। मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं वो ये बात बताती हैं कि इन हमलों में जो मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारियां और शिनाख्त परेड का अमल शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए घरों पर इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं और उनके नाम ECL में डाले जा रहे हैं ताकि वो मुल्क से बाहर भी ना जा सकें, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 200 से ज़्यादा रहनुमा और कारकुनान के नाम मुल्क के तमाम एग्जिट पॉइंट्स जहाँ से एग्जिट हो सकता है और एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकूमत के हुकाम के हवाले भी कर दिए गए हैं। हमारे पास एक और नेवल हेडक्वार्टर्स में एक तकरीब हो रही है, वहां पे आपको बराह रास्त दिखाते हैं वो। नेवल हेडक्वार्टर्स में शोहदा पाकिस्तान आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं यौम तकरीम शोहदा के हवाले से तकरीब जो कि बराह रास्त इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये एयर हेडक्वार्टर्स के मनाजिर हैं, यहाँ पे यादगार शोहदा के हवाले से यहाँ पे यौम शोहदा की तकरीब हो रही है। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। और नामूस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अहले ईमान तेरे रस्ते में शहीद हुए सबकी शहादत को कबूल फरमा, उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, लफ्ज़ों से दरगुजर फरमा, उनकी दरजात बुलंद फरमा, तमाम मनाजिल आसान फरमा, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। या इलाहल आलमीन, हमारे मुल्क को तमाम दाखिली और खारिजी साजिशों और अंदेशों से महफूज फरमा। मौलाए करीम, वतन अजीज़ और अफवाज पाकिस्तान को इस्तिहकाम और तरक्कियाँ नसीब फरमा। या इलाही, पाक फ़िज़ाइया को दिफ़ाए वतन के लिए साबित कदमी, मुस्तैदी और हर इम्तिहान में सुरखरुई अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान को सलामत ता क़यामत फरमा और हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। आमीन।
चीफ अफेयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिंधु इस वक्त यौम तकरीम शहदा के मौके पर यादगार शहदा पर फूल चढ़ा रहे थे। इसके बाद उन्होंने दुआ भी की शहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए। मनाजिर आप एयर हेडक्वार्टर से देख रहे हैं, एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद से बराह रास्त ये मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। चीफ अफेयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिंधु इस वक्त यादगार शहदा पर फूल चढ़ाने के बाद वापस तशरीफ़ ले गए हैं और ये मनाजिर हम आपको GHQ से दिखा रहे हैं, जहाँ पे यौम तकरीम शहदा के मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से यादगार शहदा पर फूल चढ़ाने का सिलसिला जारी है। इससे पहले मरकज़ी तकरीब मुनक़िद हुई थी और ये आप रावलपिंडी GS हेडक्वार्टर्स के मनाजिर देख रहे हैं, जहाँ पे यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए हैं और सलामी पेश की जा रही है। जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा साहब की जानिब से, जो कि जिनकी जानिब से इस वक्त ये फूलों का गुलदस्ता यहाँ पे रखा गया और तीनों मुसल्लह अफ़वाद के जो सरबराहान हैं उनकी जानिब से उनकी नुमाइंदगी की जा रही है। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से और इससे पहले पाकिस्तान नेवी की जानिब से फूलों का जो गुलदस्ता है वो यहाँ पे रखा गया। ये JS हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से बराह रास्त मनाजिर हैं, जिसमें यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें सलामी पेश की गई, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। अब से कुछ देर पहले मरकज़ी तकरीब GHQ रावलपिंडी में हुई, जहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे और इसके अलावा दीगर अस्करी हुक्काम थे। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा शख्सियात यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने इस मौके पर शहदा को खिराज तहसीन पेश किया, खिराज अक़ीदत पेश किया, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और यादगार शहदा जो कि जनरल हेडक्वार्टर्स में वाक़ है वहाँ पर फूल चढ़ाए गए। ये मनाजिर आप बराह रास्त देख रहे थे। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। ये बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि आज यौम तकरीम शहदा मुल्क भर में मनाया जा रहा है, जिसमें वतन अजीज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले सभी शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इससे पहले हम पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे थे और उसके लिए हमारे साथ रमीज़ खान मौजूद हैं, हमारे सीनियर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, उसके साथ साथ तज्ज़ियाकार भी हैं। थैंक यू वेरी मच रमीज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रमीज़, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के हवाले से भी हम बात कर रहे थे। अब कुछ ऐसे नाम जिनके हवाले से हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, बड़ी मरकज़ी क़यादत तहरीक इंसाफ की, आहिस्ता आहिस्ता करके जेलों से निकलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और फिर तहरीक इंसाफ या सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया जाता है। सो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? देखिए, जिसका भी आपने हवाला दिया असद उमर साहब का कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उससे पहले जो हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था, आई थिंक दे वर वेरी मीनिंगफुल कि अगर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी कर देते हैं जिसमें आप पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर देंगे तो फिर आपको रीअरेस्ट नहीं किया जाएगा। मेरा ख्याल इन कलमात को हुकूमत को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जहनों में एक बहुत गलत इमेज क्रिएट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो किया उसको आप बुक करें, उसके खिलाफ FIRs करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से ऑपोजिशन में आई है ये इमेज बहरहाल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कट टू साइज किया जाएगा। और फिर उसके थोड़े अरसे बाद इमरान खान साहब ने खुद कहना शुरू कर दिया कि मेरे ऊपर रेड लाइन लगा दी गई है। तो अगर ये इमेज हुकूमत परपेचुएट करने देगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोई मजमूम कोशिश हो रही है या हुकूमत कोई कंसर्टेड एफर्ट कर रही है, तो मेरे ख्याल लोग इसको बड़ा नेगेटिवली परसीव भी करेंगे और शायद काउंटर रिएक्ट भी करेंगे। मेरा जाती तौर पर ख्याल ये है कि ये केसेस को अब थोड़ा सा जरा लॉजिकल एंड पे पहुंचना चाहिए, कोई इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए जिससे ये डिटरमिन हो कि इनमें कितने लोग कसूरवार हैं। महज ये कहना कि आपने किसी एक पॉइंट पे जाके प्रोटेस्ट करना है, ये कतई तौर पे ना तो किसी मिसक्रिएंट की ना किसी टेररिस्ट होने की निशानी है। उसके बाद क्या हुआ, वो कैसे हुआ, किसने इंस्टिगेट किया, किसने उन लोगों को इंसाइट किया कि वो ये काम करें,
किस तरह से ये हुआ कि सिक्योरिटी उसको कंटेन नहीं कर सकी, मेरा ख्याल वो सारे एंगल हैं जिनको स्टेट को प्रूव करना चाहिए, और गालिबन स्टेट को नहीं, मेरा ख्याल जुडिशरी को प्रूव करना चाहिए, क्योंकि स्टेट ने जिस तरह से हाई हैंडनेस का प्रूफ, हाई हैंडनेस एग्जिबिट की है, ये स्टेट काम नहीं करती। स्टेट माँ की तरह होती है, स्टेट सबको साथ लेकर चलती है, उन बच्चों को भी, उन लोगों को भी जो गलतियां करते हैं। अगर जिन्होंने गलती की या जो गलती करने वालों के साथ थे, आप सबको एक ही लाठी से हाँकेंगे तो मेरा ख्याल है इससे आप बुराई का खात्मा नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक बुराई को और लोगों तक फैला रहे हैं, इस मैसेज को और लोगों तक फैला रहे हैं कि भाई अब आपकी एक पोजीशन है, हमारी एक पोजीशन है। ये जो डिवाइड है ये नहीं होनी चाहिए। स्टेट गलती करने वालों को सजा दे, वो जिस तरह से मर्जी सजा दे, स्टेट सजा दे, लेकिन गलती वालों के तफरीक करे कि जनाब कौन वहां पे क्या था, किसने वहां पे राइटिंग की, किसने वहां पे तोड़फोड़ की, किसने आग लगाई। महज जो बंदा वहां पे गया है या जो उस विसिनिटी में पाया गया है उसको उठा लेना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर लीडर को उठा लेना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के ऊपर 302 की एफआईआर कर देना। और ये देखिए ये एफआईआर का सिलसिला अभी ये 9 मई के बाद शुरू नहीं हुआ, ये तहरीक इंसाफ का सिलसिला तब शुरू हो गया था जब ये हुकूमत छोड़ गए थे। इन पे तो तब भी एंटी टेररिज्म के पर्चे हो गए थे जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया और गालिबन के कुछ वर्कर्स ने धींगा मुश्ती में गेट तोड़ दिया, तब भी एंटी टेररिज्म के पर्चे हो रहे थे, क्या ये तब भी दहशतगर्द थे? तो हुकूमत ने तो जब से ये लोग ऑपोजिशन में आए हैं तब से इनको टेररिस्ट, मिस्क्रिएंट और फाशिस्ट का लेबल देना शुरू किया है। अब इनकी गर्दन शिकंजे में आई है, फर्क इतना पड़ा है। तो ये जो इंप्रेशन है, ये इंप्रेशन हुकूमत को हर दो सूरतों में जायल करना चाहिए, क्योंकि एट द वेरी एंड आज जो हम यौम शुहदा की तकरीब देख रहे हैं, इसके दूसरे एंड पे आप उन लोगों को लेके आ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है, अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, जब हम बचपन में हम ड्रामा से या इनकी डॉक्यूमेंट्री से इतने इंस्पायर्ड थे कि अपने जिस्म पे आर्मी की वर्दी देखना चाहते थे, तो आज ये किस तरह हुआ कि आज एक पॉलिटिकल पार्टी को आप इनके आमने सामने ले, इनका मुकाबला उनसे नहीं था, इनका मुकाबला उन लोगों से था जिन्होंने इस मुल्क में गलतियां की हैं, और गलती एक बार नहीं की है, कई बार हुई है, 4 बार तो ऐसी गलती हुई है जिसके हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज खुद कहते आई हैं। तो आज ये कैसे हो गया कि सारी गलतियां ये लोग भूल के अब सारा इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर देने बैठ गए हैं? ये किस तरह हुआ कि आज से 6-7 सालों से आप एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज प्रोपेगेंडा कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, उसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल है। वो क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो हम सबको पता है, वो किसके खिलाफ बात कर रहे हैं वो हम सबको पता है। तो क्या जब हर चीज के ऊपर सवाल उठ सकता है, आप सिटिंग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर इन पर इल्जाम लगा सकते हैं? तो ये किस तरह है कि हमने होली काव इस मुल्क में बनने दी है? मेरा ख्याल है हर इदारे को इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करना चाहिए। हर इदारा अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। और एट द वेरी हार्ट ऑफ दिस फाइट, इस पूरी जो लड़ाई को जिसको हमने जंग बना दी है, इसके हार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन था। वजह यह थी कि एक तरफ पीडीएम एंड देयर पैनोप्ली, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तरफ तहरीक इंसाफ है। बुनियादी जंग क्या थी? बुनियादी जंग ये थी कि जनाब इलेक्शंस दो। ठीक, बुनियादी जंग इलेक्शंस की थी। जो इमरान खान ने एक इंटरेक्शन किया अपना मीडिया, सोशल मीडिया पे अपने वर्कर्स के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक कमेटी बना देता हूं और अगर मेरे पीछे हटने से ये मसला हल होता है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं, और अक्टूबर में अगर ये लोग इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो मुझे बता दें कि अक्टूबर में इलेक्शंस करवाने का क्या फायदा होगा, तो अक्टूबर में भी इलेक्शंस हो जाएं अगर इसका फायदा मुल्क को होता है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ये बयान मेरा ख्याल खासा वाइज है इन कॉन्टेक्स्ट के, जो आप उनके लीडर्स के साथ वो देख रहे हैं, जो अपने वर्कर्स के साथ देख रहे हैं। कोई भी ज़ीशोर आदमी होगा तो ये नहीं चाहेगा उनके वर्कर्स के साथ वो सलूक हो, स्पेशली इन व्यू ऑफ दैट वन कमेंट जो कि चीफ लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने दिया कि जनाब अगर आप पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे तो आपको री अरेस्ट नहीं करेंगे। जनाब लीडर्स के लिए है, वर्कर्स तो गए, दे आर बुक्ड, जो भी विसिनिटी में पाया गया दे आर बुक्ड, उनके उन बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये अगेन मैं जिस तरह पहले बोला, इस असर को जाहिल करना चाहिए। ये जिस तरह से आपने स्टेट को अपने लोगों के सामने ले आए हैं, कोई स्टेट अपने लोगों से लड़के ना तो सर्वाइव करती है, ना लोग चाहते हैं अपनी स्टेट से लड़ना। लोग स्टेट से यही तवक्को करते हैं कि वो मुल्क की बेहतरी की बात करेगी, इंक्लूसिविटी की बात। साहब की लीडरशिप ने किया ना, आप चाहते हुए या ना चाहते हुए, देखिए जिस तरह के मनाजिर हमने दुनिया को दिए, ये आप और मैं जानते हैं ना इस मुल्क की रियलिटी क्या है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मीडिया की हम बात करें, वो तो अगर बैश करेगा तो आपके इदारों को बैश करेगा। अगर इंडियन मीडिया की इन पर्टिकुलर आपने देखा होगा तो उन्होंने तो बैश किया, उन्होंने कहा जी कि कौम फौज के खिलाफ खड़ी हो गई। विजुअल्स अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, और खास तौर पे आपने देखा कि कंडेम करने में बड़ा वक्त वाज़े तौर पे, और इसका इजहार तो उनकी अपनी लीडरशिप करिए कि जी इतनी देर से क्यों कंडेम किया सारी सूरत हाल में, इसको क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको शुरू में बात कही कि इसकी अब एक इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। जो जिम्मेदार हैं, देखिए कोई भी मुल्क का ज़ीशूर आदमी कभी नहीं कहेगा कि किसी बंदे की मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जला देना चाहिए। मैं कभी भी इस हक में नहीं हूं कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ग्रुप किसी सड़क को ब्लॉक करके लोगों को तंग करे। ये वो चीजें हैं जिस पे मेरा ख्याल हमें लाइंस ड्रॉ कर देनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये पहली बार नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने गुस्से में रह के तोड़फोड़ की। इससे पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनजीर साहबा का वाकया हुआ तो शहादत हुई थी उनकी, उनके वर्कर्स ने क्या किया था?
तब ये मिलिट्री वाला एंगल क्यों नहीं था? क्योंकि तब ये जो बिल्डअप है ना हेट का, ये नहीं किया गया था। ये हेट का बिल्डअप जब से शुरू हुआ है, जब से इन लीडर्स के साथ एक पावर टसल में उनको लगा कि ये पावर टसल में डोमिनेट नहीं करने थे, तब से उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, ये एतराज शुरू किया। वो शुरू हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ जाने के बाद ये हमने प्रोपेगेंडा सुना, उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, उसके बाद ये इमरान खान के दौर में हुआ। तो मेरा ख्याल है जब आपके मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कुछ एतराज करते हैं तो एक इंक्वायरी वहां पे भी होनी चाहिए कि वो इसमें एक बात इसमें है ना कि जब ये एहतजाज हुआ तो ये सारे एहतजाज करने वाले लोग मॉल रोड से पंजाब असेंबली, गवर्नर हाउस, इन जगहों से गुजर के गए। उन्होंने स्पेसिफिक जो टारगेट किया वो मिलिट्री रिलेटेड पॉइंट्स को किया, चाहे वो अस्करी टावर था, चाहे वो जिना हाउस था। इसी तरह से आप पिंडी में GHQ देख ले, आप पेशावर में FC को देख ले, हेडक्वार्टर्स देख ले। तो इसका मतलब ये है कि पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग तो थी ना कि आपने यू हैव टू हिट द मिलिट्री इंस्टॉलेशन। ये हो गया एक एंगल। ये आपने जो बात की इसको बिल्कुल एक एंगल लेकर चलते हैं। अगेन ये जब तक इंक्वायरी नहीं होती इसको डिटर्मिन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका एक और एंगल भी है कि इमरान खान को गिरफ्तार कैसे कराया गया, उस दिन प्राइम मिनिस्टर कहां थे, उस दिन चीफ मिनिस्टर कहां थे? पाकिस्तान में दोनों ही अशखास नहीं थे, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी पाकिस्तान नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान नहीं थे। गिरफ्तार आपने रेंजेस से कराया, ऐसे ऑप्टिक्स आपने क्यों दिए? जिम्मेदारी लेते कि जनाब हमारी हुकूमत गिरफ्तार कर रही है, नैब ने गिरफ्तार किया, रेंजेस को हमने उनके साथ भेजा है। आप उस दिन यू वर स्टार्टल्ड कि हमें तो पता ही नहीं है, नैब ने पता नहीं कहां से गिरफ्तार किया। आपने जब ऐसे विजुअल्स लोगों को दिए, ऐसे ऑप्टिक्स दिए, जब परवेज इलाही के घर पे हमला हुआ तो तर्जुमान वजीर आजम 96 एज के बाहर खड़े होकर मीडिया से बात की कि जनाब जो पहले तोड़फोड़ हुई वो भी गलत है, जो परवेज इलाही के घर के बाहर हुआ वो भी गलत है। उस ऑप्टिक्स का क्या मतलब आप लेते हैं? तो वो ऑप्टिक्स थे जो कि बेसिकली ये रिजल्ट कॉज किया। थैंक मच फॉर ओपिनियन। हमारे साथ रमीज मौजूद थे, आप इनकी ओपिनियन सुन रहे थे करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। इनका यही कहना था कि इंक्वायरी होनी चाहिए और तकसीम होनी चाहिए, कसूरवार और जिनका कसूर नहीं है वो एक कटहरे में नहीं होने चाहिए। यस वी नोस दैट। इस पॉइंट के ऊपर में ब्रेक लेनी है, लेकिन खबर ये भी आ रही कि एजाज चौधरी साहब जो कि मरकजी रहनुमा है, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उनको भी जो 3 MPO के तहत अरेस्ट किया गया था मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उनको रिलीज करने का हुक्म दिया गया। इस हवाले से जो अपडेट्स आती हैं वो आपको आगाह करेंगे। इस बारे में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। बहुत ही गुफ्तगू कर ली सियासत की, दीगर चीज़ों की। अब हमने सोचा किचन में जाते हैं, किचन में कुछ अच्छा खाएंगे और वो शो के बाद खाएंगे। लेकिन अभी बन क्या रहा है ये पूछ लेते हैं। आमना इलियास हमारे साथ मौजूद है। आमना वेलकम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आमना आज किचन में आपने फिर रौनक लगा दी है हमारे, तो क्या बन रहा है आज? हम लोग आपको पता है ब्रेकफास्ट स्पेशल पे चल रहे हैं, तो आज मैं बना रही हूँ हैश ब्राउन्स बनाऊंगी और साथ मेडिटेरेनियन सैलड बनाएंगे विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर डाइट एंड इट्स फुल ऑफ प्रोटीन्स। और साथ में फालसे सीजन में है काफ़ी, तो फालसे का एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाएंगे। जो हैश ब्राउन्स है इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। ये पोटैटोस हैं, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है और करके इनको मैंने पानी में सोक कर दिया था। उसके बाद मैंने इनको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर ली ताकि जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। अब मैंने इनको पैन में डालूंगी, उसके अंदर मैं इसको आपके सामने थोड़ा सा इसके अंदर इसकी सीजनिंग करनी है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर डालेंगे और इसके साथ इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर डालेंगे और मकई का आटा डालेंगे। उसके साथ ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग इनको शेप दे के और हैश ब्राउन्स को जिस तरह से फ्राई करते हैं वो कर लेंगे। ये थोड़ी सी इसकी प्रेप है जो मैं ये आपके सामने कर रही हूँ। देखिएगा, सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून एंड ब्लैक पेपर। थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालूंगी और 2 टेबलस्पून मकई का आटा डालूंगी। एक एग डालूंगी, इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। और आपको पता है हैश ब्राउन्स जो है वो बेसिकली वैसे एक अमेरिकन ब्रेकफास्ट में यूज़ होता है, बट हमारे यहाँ भी अब काफ़ी पसंद किया जाता है क्योंकि एग, ब्रेड, ट्रेडिशनल चीज़ों से बच्चे भी थोड़े से फेडअप हो जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट भी है और फुल ऑफ कार्ब्स है, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें इसको। ये देखिएगा, ये आपके सामने सिर्फ इसका ये जो एक्सेस वाटर है जस्ट वो ड्राई होगा और उसके फ्लेम मैंने तेज़ रखना है ताकि पानी ज़्यादा, जो पोटैटोज़ हैं वो पानी ना छोड़ दें ज़्यादा। ये देखिएगा, वॉल्यूम इसका आ रहा है काफ़ी, इसको आ रही है इसकी। ठीक है आमना, आप अपनी प्रेप को जारी रखिए, हम दोबारा आपकी जानिब आते हैं। मीनवाइल हम और भी डिस्कशन कर लेते हैं और फिर आपसे मजीद जानते हैं कि आपके किचन में मजीद क्या हो रहा है। और अब हम बलदियाती इंतखाबात की बात करेंगे। बिल्कुल, कराची का जिक्र करेंगे। बलदियाती इंतखाब के बाद मेयर कराची का इंतखाब अब तक नहीं हो पाया है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी अपना अपना मेयर लाने के लिए सरगर्म है, दावा कर रही हैं। दोनों के पास सादा अक्सरियत नहीं है। पीपल्स पार्टी 98 नशस्तों के साथ
पहले नंबर पर है, जबकि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद के बाद उनकी तादाद 129 हो गई है। मगर अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है। दूसरी जानिब जिस जमात का मेयर होगा वो किस तरीके से अपने नंबर्स को पूरे करेगी। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात कल, इस हवाले से जो कुल अब तक उम्मीदवारों की तादाद है उन्होंने कागजात जमा करवा दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में कौन अपना मेयर ला सकता है, नहीं ला सकता। वैसे पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ ये दिया है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे जो कारकुनान हैं, जो ऐसे मुंतखब मेंबर्स हैं, वो शायद तहरीक इंसाफ को वोट ना दें। पीपल्स पार्टी ये कह रही है और उन्होंने कहा कि वील मेक श्योर कि कोई भी बंदा कैद में नहीं होगा, वोट सारे डालेंगे। ये भी एक स्टेटस सामने आ रहा है पीपल्स पार्टी। लेट्स सी कि क्या होता है। इसी हवाले से डिस्कशन हमारे पास ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मेयर कराची के लिए पहले तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आते रहे, फिर मेयर कराची को लेकर अब पीपल्स पार्टी हो और जमात इस्लामी हो, इनमें जो एक तसलसी हमें नजर आ रही है, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप इस बल्दियाती इंतखाबात के बाद कराची की सूरत हाल को? बहुत आसान सा फार्मूला है कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग अगर डरे नहीं, बिके नहीं और छुपे नहीं तो जमात इस्लामी का मेयर आ जाएगा। अगर इनमें से एक भी कोई चीज हो गई तो पीपल्स पार्टी का जो है वो मेयर आ जाएगा। लेकिन जो जाहिरी सूरत हाल है उससे तो ऐसे ही लगता है कि मेयर जो कराची का आइंदा होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा। वो तहरीक इंसाफ के जो अरकान है उनकी अक्सरियत जो है या तो रूपोश है या फिर वो जेल में गिरफ्तार हो चुकी है। और दूसरी बात है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं वो जब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जब उनके मरकजी कायदीन छोड़ के जा रहे हैं, जो यूनियन काउंसिल सतह पे जो लोग इलेक्शन जो जीते हैं उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो ऐसी पार्टी जिनकी मरकजी लीडरशिप छोड़ के जा रही है वो अपना कोई मुस्तकबिल दाव पे लगाए और एक पुरकशिश पेशकश जो है उसको क्यों ना हासिल कर लें। तो बहरहाल एक मंडी लगेगी, मंडी में कौन जीतता है अब सबको ही पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। अच्छा, में तो यही है कि पीपल्स पार्टी का मेयर जो है वो आ जाए। नजरियाती तौर पे तो कोई वाबस्तगी तहरीक इंसाफ की हो नहीं सकती पीपल्स पार्टी के खिलाफ। उनके जो रहनुमा हैं इमरान खान साहब वो तो बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। इनफैक्ट उनका तो सब कुछ पॉलिटिकल फ्यूचर ऑन स्टेक है इन्हीं जमातों से लड़ते हुए। तो उसके बावजूद जो उनके नाम पे वोट लेके तहरीक इंसाफ के मेंबरान बने हैं, फैसल साहब आपको लगता है कि वो ज़मीर बेच सकते हैं या किसी वजह की बिना पे अपना वोट पीपी के लिए कास्ट कर सकते हैं? दो बातें, एक तो पाकिस्तान में ना नजरियात नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती, इसका वजूद तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। जहाँ तक जमीर की जो आपने बात की, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर इंसान का जमीर मुतमईन है। यहाँ बड़े से बड़ा डाकू, बड़े से बड़ा लुटेरा जो है ना वो ये कहता हुआ आपको मिलेगा मेरा जमीर मुतमईन है। तो जमीर तो पाकिस्तान में जो है वो सबका मुतमईन है। वो और लाइटर नोटो कहते हैं ना कि हराम के पैसे से कोई इमारत बनाते ऊपर लिखते हैं हाज़ा मिन फजले रब्बी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो कोई पाकिस्तान में जमीर का और नजरियात का तो ऐसी कोई प्रॉब्लम और टेंशन वाली बात है नहीं। बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने तो बाज़ाब्ता तौर पे एक ऑफिशियली जो है वो जमात इस्लामी की हिमायत की है मेयर के लिए, और डिप्टी मेयर के लिए जो है जाहिर सी बात है जमात इस्लामी को ये ओहदा जो है वो तहरीक इंसाफ को देना चाहिए था। लेकिन जिस वक्त जो जमात इस्लामी की आप बदकिस्मती कह लें और पीपल्स पार्टी की खुशकिस्मती कह लें, इस वक्त जो मुल्क के जो सियासी हालात हो गए उसका बहरहाल जो है पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर फायदा उठा सकती है। कोई मौजा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन जाहिरी सूरत तो ये नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत तो ये कह रही है कि हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि कोई भी जो कारकुन है, वोटर है, वो वोट देने के हक से महरूम ना रहे। ये तो पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन साहब को मैंने कहते हुए सुना है। आपकी वैसे इंटरनल खबरें क्या है कि ऐसा हो सकता है कि जिस दिन इंतखाब हो उस दिन लोगों को वोट ना डालने दिया जाए और फिर अपनी सबकत साबित की जाए, फिर ये तो जमहूरियत नहीं होगी, ये तो फिर नंबर्स नहीं होंगे। इस जुमले को थोड़ा आप आगे बढ़ा लें। उन्होंने कहा है कि हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि कोई वोट डालने के हक से महरूम ना रहे और पीपल्स पार्टी को ही वोट दे। जुमले को मुकम्मल इस तरीके से आप जो है वो कर लें। अच्छा, देखिए हम तो पाकिस्तान का जो एक सियासी कल्चर है ना, जो भी तज्जिया करेंगे उस सियासी कल्चर में रह के करेंगे। हम किसी आइडियल माशरे में जिंदा नहीं है, हम किसी एक ऐसे माशरे में जिंदा नहीं है जहाँ असूलों का राज हो, जहाँ अखलाकियात को जो है हर चीज पे जो है ना वो बालादस्ती हासिल हो। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे के लिहाज से जो तो वैसे फैसल साहब आपने तो इंतखाबात भी होते देखे और कराची के हालात भी 2-3 दहाइयों से बतौर सहाफ़ी आपने देखे। बेहतर क्या है कराची के लिए, किसका मेयर बेहतर है? देखिए
कराची के लिए देखिए इस पे भी कई पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये मेयर जो है वो इतना खुदकार और बाइख्तियार है या नहीं है, ये अपने मामला जो है खुद से हल कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं उनकी इस बात में वजन है कि पीपल्स पार्टी का अगर मेयर आता है तो उसको एक एडवांटेज होगा कि बल्दियाती सतह पे भी, सूबाई सतह पे भी और फाकी सतह पे भी एक ही पार्टी की हुकूमत हो जाएगी, तो ज्यादा बेहतर जो है वो फंड ला सकेगा। ठीक। लेकिन मसला ये है कि नियत का है, पीपल्स पार्टी की जो 14 साल से हुकूमत है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं तो अगर मान लिया जाए तो फैसल भाई कि कोई मौजज़ा ही हो तो जमात इस्लामी का मेयर बनेगा, वरना जैसे सियासी हालात हैं, जैसे पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, बकौल आपके मुश्किल लग रहा है आपको। ठीक है, थैंक मच फैसल हुसैन साहब, ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफ़ी, कराची से हमें ज्वाइन किए हुए थे। इस वक्त कराची में मेयर का जो इंतखाब है उसके लिए तगोदो शुरू हो चुकी है। अगर दोनों पार्टीज़ के वोट्स मिले, जिसमें जमात इस्लामी है और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ है, तो वो मिलकर इतने वोट्स बनाते हैं कि उनका मेयर आसानी से बन सकता है। लेकिन मुल्क की हालात शायद कुछ मुख्तलिफ हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे हम आमना की जानिब किचन में भी जाएंगे और लास्ट में क्या आपके लिए आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। किचन के अंदर हमारे हलचल जारी है। आमना ने कुछ फ्राई करना शुरू किया है जिसकी खुशबू आ रही है। आज आपका नाक ठीक है ना? आज बिल्कुल मेरा नाक ठीक है, बल्कि ओवर सेंसिटिव। अच्छा जी, आमना क्या बन गया है, जरा हमारे देखने वालों को बताएं। ओह वाओ, लुक्स नाइस। इजी। मैंने आपको बताया था कि इनको पोटैटोज़ को मैंने जस्ट ग्रेट किया था और उसके बाद इनको मैंने आपके सामने पैन में डाला है। उसके अंदर जो भी इसके सॉल्ट, ब्लैक पेपर और कॉर्नफ्लावर डालना है, क्योंकि आपको पता है स्टार्च होता है इसके अंदर काफ़ी, तो वो खुद ही जब स्टार्च उसमें से निकलता है और उसके साथ हम लोग जब कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल ईजीली, ये देखिएगा इस तरह से शेप्स मैंने बना के और बिल्कुल इनको शैलो फ्राई कर लिया है। ये फाइनल लुक आ गई है। और नाउ मैं अब मेडिटेरेनियन सैलड जो है उसकी तरफ आ रही हूँ। ये देखिएगा, आप देख रहे हैं चिकपीस बॉइल्ड है। ठीक है, बॉइल्ड चिकपीस है। ओके, वेजिटेबल्स ले रही हूँ, टोमेटोज। नाइस। ये मैंने थोड़ा सा पार्सले लिया है, चॉप किया है इसको। वेजिस की अपनी गेम है ना, कलर्स की है। क्यूकम्बर, अनियंस एंड लिटिल बिट कैप्सिकम। अच्छा, इसकी जो ड्रेसिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। अदरवाइज आपको पता है कि इसको मार्केट बाय करेंगे तो वो एक काफ़ी कॉस्ट हाई चली जाती है। इसके लिए मैंने लिया है मस्टर्ड पेस्ट ले लेंगे, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, ऑलिव ऑयल एंड फ्रेशली जो है मैंने वो लेमन जूस लिया है। ये मैं इसमें भी थोड़ा सा ऐड करके इसको अच्छे से, बेहतर होता है कि आप अगर बॉटल में डाल के इसको कर लें, अदरवाइज मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, ये देखिए, ये अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक हो गया। फुल ऑफ प्रोटीन्स एंड हमने इसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है? जी, सॉर, स्वीट एंड सॉर थोड़ा सा होगा, क्योंकि वेजिटेबल्स आपको पता है कि वो थोड़ा सा जब हम लेमन जूस ऐड करेंगे तो टैंगी हो जाएगा। और मस्टर्ड पेस्ट से मेडिटेरेनियन थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि उस तरफ जब हम टेस्ट को लेके जाते हैं तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि हमारे टेस्ट बड से थोड़ा डिफरेंट है। हमने एक अपडेट पे जाना है। इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एक तकरीब में पहुंचे। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। पहुंचे हैं जहां पे वो रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा करेंगे और इसके साथ साथ ये तकरीब यौम तकरीब शहदा के सिलसिले में आज मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। यकीनन ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है और ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे रेडियो पाकिस्तान की इमारत है। आपको बराह रास्त अहवाल दिखा रहे थे। टाइम तकरीबन हमारे प्रोग्राम का खत्म हो गया। वी हैव द लास्ट मिनट। आमना जो कि मौजूद है। हाँ जी जी, ये मैं सैलड आपको ब्रीफ करी थी, ये देखिएगा। ओके, अच्छा। इसके अंदर आप अपने हिसाब से अगर आप रेड बीन्स ऐड करना चाहते हैं, किडनी बीन्स, वाइट बॉयल करके बीन्स आप ऐड करना चाहें, जो भी, तो ये आपको पता है फुल ऑफ प्रोटीन, डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए भी इट्स क्वाइट अ फिलर और टेस्ट में भी बहुत ही देखिए। और कलर से एक बॉल लेंगे तो आपको 1500-2000 रुपए का मिलेगा। इस तरह ही है, घर में बनाइए, सस्ता और अच्छा। ये देखिएगा, वैसे अब ना सब्जियां और ये सब भी कुछ सस्ता नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये लेकिन बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हम इसमें जैसे यूज कर रहे हैं तो देन
राइट, ये देखिएगा थोड़ा सा मैं पार्सले इसमें ऐड कर रही हूँ। वैसे पार्सले का मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है सैलेड्स के अंदर, इट लुक्स रियली नाइस। सो हमारा आज का मेन्यू रेडी है और क्विकली आमना ने हमें बता दिया है कि क्या क्या उन्होंने बनाया है और ये आसान चीज़ें आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट रिलेटेड है चूँकि, और ये वो चीज़ें हैं जो आपकी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए जो हम नॉर्मली नहीं खाते हैं, मुरगन ग़िज़ाओं की जानिब ज़्यादा जाते हैं। सो आमना लियास हमारे साथ मौजूद थी और आमना थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत मुझे लगता है शुक्रिया। कि ग्रीन जो मुख्तलिफ सब्जियां हैं ना, इसकी बड़ी ज़रूरत है हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, जिस तरह की बीमारियां और आजकल गर्मी में और भी ज़्यादा, गर्मी में आजकल चल रही है। खैर जी, वी होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, सोशल मीडिया पे फीडबैक दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।